Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? भाई यूएस इंडिया ट्रेड डील पर अभी फाइनली सिग्नेचर नहीं हुए, केवल फ्रेमवर्क बना है। वो ये फ्रेमवर्क अभी फिर से रिवाइज्ड हो रहा है। उन्होंने फैक्ट शीट जारी की है और अपने शब्दों को बदला है। अब कमिटमेंट की जगह इंटेंट शब्द लिख रहे हैं, एग्रीड टू लिख रहे हैं। तो पेशेंस रखो, अफवाह में नहीं आना है। हाँ, इस बात के लिए सरकार की खाल खींचना बहुत जरूरी है कि जब केवल फ्रेमवर्क बना था तो हम लोगों को बलगराने के लिए काहे की जल्दी थी जो माला पहन ली तुमने। बात तो सही है। यूएस ट्रेड डील को लेकर जो सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनके चक्कर में नहीं फंसना है। कई सारे प्रश्न हैं आप लोगों के मन में, जैसे कि क्या सच में भारत अमेरिका के साथ $500 बिलियन का एक्सपोर्ट करेगा अगले 5 सालों में? क्या सच में भारत अब रसिया से तेल खरीदना बंद कर देगा? क्या सच में अमेरिका के जो कृषि प्रोडक्ट है वो भारत में आएंगे और भारत के किसानों को नुकसान होगा? ये सब प्रश्न आम लोगों के बीच में हैं और कई सारे ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले यूट्यूबर्स हैं जो जानबूझ के भारत सरकार को बदनाम कर रहे हैं, यूएस ट्रेड डील को बदनाम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब क्यों ना सरकार से ही सीधा पूछ लिया जाए। तो मैं मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं कि आप जनता को बता दीजिए संसद में खड़े होकर कि एक्चुअली ये यूएस ट्रेड डील क्या है, बताइए, समझाइए सरल भाषा में। जवाहरलाल नेहरू जी। अरे नेहरू पे नहीं, यूएस ट्रेड डील पर बोलना था कुछ। ट्रेड डील पर क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे हो तुम? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। तो कौन पढ़ा लिखा है तुम्हारी सरकार में? तो पीयूष गोयल जी तुम बताओ, यूएस ट्रेड डील क्या है, हम भारतीयों को आसान भाषा में समझाओ। राहुल गांधी जी बार बार दिखाते हैं राहुल गांधी ने किया था, तो राहुल गांधी जी ये तो गजबी बेशर्मी चल रही है इस अमृत काल में। मतलब भारत के अंदर अगर कोई समस्या हो गई तो नेहरू जी जिम्मेदार, भारत के बाहर अगर कोई समस्या हो गई तो राहुल गांधी जिम्मेदार। अरे पीयूष गोयल जी, तुम ये स्पष्ट करो कि तुम्हारे सरकार की क्या स्थिति है अभी। अरे क्या योग्यता है तुम्हारी, तुम क्या करोगे? तो लहंगा उठा दे रिमोट से। अरे यूएस ट्रेड डील से तुम पर्दा नहीं उठा पा रहे हो, और अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो हम भारतीयों को बस इतना बता दो, क्या भारत भविष्य में रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा? पीयूष गोयल जी, इंपोर्ट रशियन ऑयल एज मेंशन्ड इन ट्रम्प एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। अरे भाई तुमसे पूछ रहे हैं तो तुम जवाब दो ना। हमको नहीं पता। ठीक है विदेश मंत्री जी, आप ही बता दीजिए कि क्या हम रसिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे? Not directly with me because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal जी। ये क्या मजाक चल रहा है? विदेश मंत्री से पूछा तो कहते हैं पीयूष गोयल से पूछो, और पीयूष गोयल से पूछते तो कहते हैं विदेश मंत्री से पूछो। अरे भाई, जब यूएस ट्रेड डील ज्वाइंट स्टेटमेंट था तो इस प्रकार की बयानबाजी भी ज्वाइंट स्टेटमेंट के रूप में देनी चाहिए थी। एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना तुम लोग, क्यों नहीं करते हो? ये जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अरे नहीं अम्मा, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, जिससे उनके स्टॉक और शेयर ऊपर जाएं। तो अगर इस डील में हमें कुछ समझना है तो बस इतना समझना है कि फायदा कैसे उस डील से। तो स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, उसकी जानकारी लेना शुरू कर दो। वीडियो के मुद्दे पर वापस आते हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर चारों तरफ खिरखिरी क्यों हो रही है। क्या इसके सिर्फ नुकसान होने वाले हैं, कोई फायदे नहीं होंगे? तो मेरा जवाब है फायदे भी होंगे। निश्चित तौर पर यह डील अगर कंप्लीट होती है और बिना किसी पाबंदी के लागू होती है तो सामान सस्ते होंगे, नए रोजगार सृजित होंगे, निर्यात भी बढ़ेगा भारत का, और फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा। सरकार जनता के बीच में जाकर उनको कन्विंस करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता अब इस वर्तमान सरकार पर उतना विश्वास नहीं जता रही है और उसके लिए ये वर्तमान सरकार ही जिम्मेदार है। और फिर सरकार कोई भी हो, जैसे जैसे समय बीतता है जनता का अपनी सरकार पर विश्वास कम होता जाता है। जैसे इससे पहले कांग्रेस के साथ हुआ, वही बीजेपी के साथ होने वाला है। अब बीजेपी का विश्वास किसान वर्ग में कम होता जा रहा है, खासकर तब से जब से बीजेपी कृषि कानून बिल लाई थी और उसको फिर से वापस लिया। ठीक इसी प्रकार से जो गरीब वर्ग है वह भी अभी सरकार पर कम विश्वास कर रहा है, खासकर जब से इसने डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की थी, 2000 के नए नोट लाई, पर बाद में उनको बंद कर दिया, तो यकीन हुआ कि ये भरोसे लायक नहीं है। जो सबड़ समाज था वो भी इस पर भरोसा कम कर रही है यूजीसी का कानून वापस लेने से, और वह कानून सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, तो SC ST OBC वाले भी सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो विश्वास की कमी की वजह से इस प्रकार की अफवाहें उड़ रही हैं। पर केवल अफवाहें नहीं हैं, यूएस इंडिया ट्रेड डील में बहुत सारी कमियां भी हैं जिन पर सरकार को खुल के चर्चा करनी चाहिए थी। संसद में बहस अच्छे से हो नहीं पा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, जो सरकार हमेशा की तरह नहीं कर रही है। तो निश्चित तौर पर अविश्वास और बढ़ रहा है। वो तो शुक्र करो
दलाल मीडिया का और अंधभक्तों के कुतर्कों का, जिनकी वजह से सोशल मीडिया के माध्यम से ये सरकार अपनी इज्जत बचा पा रही है। एक दो अंधभक्त तो मेरी नज़रों में भी आए हैं। एक बच्चे को सुनिए जो निश्चित रूप से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मॉनिटर लग रहा है, उसके कुतर्क सुनो सरकार के बचाव के लिए। इंडिया यूएस ट्रेड डील अभी नहीं हुई है, इंटरिम एग्रीमेंट हुआ है, उस पर ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है। इस बच्चे ने जो बोला है वो एकदम सही है कि सिग्नेचर नहीं हुआ है, अभी तक आंतरिक पुष्टि का इंतजार है। फिर भी पूरे देश में कैसा माहौल बनाया गया कि हाँ ये डील कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे अंधभक्तों को काउंटर करके अपने पौपों से ये पूछना चाहिए कि जब डील पर सिग्नेचर नहीं हुए हैं तो तुमने किस खुशी में ये माला पहन ली थी। तो बेटा इस प्रकार से सवाल लगाकर मोदी जी का माला पहनना दो ही संकेत देता है। या तो तुम अंधभक्त लोग ये मान लो कि इस सरकार ने यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर अर्ली सेलिब्रेशन कर लिया है, या फिर बेटा ये मानो कि मोदी जी माला पहन के संकेत दे रहे हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील को तुम डन ही मानो, इसमें अब कोई बदलाव होने वाला नहीं है। पर यह बात तो एक छोटा सा अंधभक्त बच्चा भी जान पा रहा था कि ये फाइनल डील नहीं है, केवल एक फ्रेमवर्क है, अभी माला पहनने की गलती नहीं करनी है। तो क्या मोदी जी और उनकी टीम ये बात नहीं समझ पाई? ऐसे ही कई सारे सवाल हैं। आइए इस डील से संबंधित एक एक करके सभी सवाल और उनके जवाबों का पता लगाते हैं। पहला सवाल, तो इस सवाल का सीधा जवाब ये है कि अभी इंडिया यूएस ट्रेड डील पर फाइनल सिग्नेचर नहीं हुए हैं, यह मात्र अभी एक फ्रेमवर्क है। तो जो भी डिस्कस करना है वो फ्रेमवर्क के आधार पर कर सकते हैं। फ्रेमवर्क बदलेगा, जो कि अभी बदला है, उन्होंने रिवाइज किया है और जो फैक्ट शीट जारी की है उसमें अमेरिका ने अपनी भाषा में बदलाव किए हैं और कई सारे उसमें बदलाव पॉजिटिव भी दिख रहे हैं। जैसे कि इस नए फ्रेमवर्क में कमिट टू की जगह इंटेंट टू जैसे उम्मीद भरे शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन साथ ही चिंता की बात यह है कि जो डील हो रही है विशेषज्ञों के अनुसार इस डील की संरचना समान नहीं है। दूसरी चिंता की बात यह है कि भारत ने जो भी ड्यूटीज़ कम की हैं वो MFN के तहत की हैं, जबकि अमेरिका ने अपनी रेसिप्रोकल ड्यूटीज़ को कम किया है। अब हो सकता है अंधभक्त इस फ्रेमवर्क में इस बात का समर्थन करने लगे कि सर बाद में हम अमेरिका के साथ रिटेलिएट कर लेंगे। ध्यान रखना है कि जब सीज फायर वाली बात डोनाल्ड ट्रंप मंचों से चला रहा था तो भारत की सरकार ने इसमें किसी प्रकार कोई रिटेलिएशन नहीं दिखाया था। तो भविष्य में दिखाएंगे इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि पहली बोल चुका हूँ सरकार विश्वास हो चुकी है। और जो लोग इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं उनसे बस इतना पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे पास और विकल्प क्या है। जिस यूट्यूब पर आप हमें देख रहे हो ना, ये भी अमेरिका का ही है। तो अगर मैं अपने उत्तर को कंक्लूड करूं तो मैं इतना कह सकता हूं कि यूएस इंडिया ट्रेड डील के अगर फ्रेमवर्क की भाषा को पढ़ते हैं तो लगता है कि ये डील है, लेकिन वहीं अगर अमेरिका के द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पढ़ते हैं जो इसी संदर्भ में निकाला गया है तो लगता है दलदल है। तो इस सवाल का उत्तर सीधा सा ये है कि जिन लोगों को इस ट्रेड डील की जानकारी बिल्कुल नहीं है उनको ये लगता है कि इस ट्रेड डील से कृषि क्षेत्र को सिर्फ नुकसान ही होगा, और दूसरे वो लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है लेकिन पूरी नहीं, उनको ये लगता है कि इस ट्रेड डील से केवल फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जबकि सच्चाई इन दोनों के कहीं बीच में है। मैं दोनों पक्ष आपको बता रहा हूँ, निर्णय आप लीजिएगा। लेकिन निर्णय लेने से पहले वो लोग जिनको जानकारी कम है इस पूर्व अवधारणा से बाहर आ जाओ कि भारत अमेरिका के बीच में कृषि व्यापार इस डील के बाद ही शुरू होगा। इस डील से पहले भी व्यापार होता था, अमेरिका निर्यात करता था भारत को फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, चेरी इत्यादि। अब इस डील के जो रिवाइज फ्रेमवर्क हैं उसमें बहुत सी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं और कृषि के कुछ क्षेत्रों को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। तो भारत के किसानों को मुझे नहीं लगता उतना परेशान होने की ज़रूरत है। जो सुरक्षित क्षेत्र हैं मैं उनके नाम बोल देता हूँ, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, चीनी, दूध डेयरी, पोल्ट्री, एथेनॉल, GM फसलें बाहर की गई हैं, दालें, सब्जियाँ और मांस को भी बाहर किया गया है। और दालों को तो जो रिवाइज फ्रेमवर्क है उसमें बाहर किया गया है, जो निश्चित तौर पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक टफ नेगोशिएटर के रूप में पहचान दिलाता ही है, साथ ही साथ डील में बराबर का दर्जा भी एहसास कराता है अमेरिका को। लेकिन जब बात उस मोर्चे की करते हैं जहां अमेरिका को अनुमति मिली है तो चिंता बढ़ जाती है, खासकर भविष्य को लेकर। जो मोर्चा खोला गया है वो इस प्रकार से है: DDGS यानी पशु चारा, रेड सोरगम, सोयाबीन ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, साइट्रस फल, शराब 150% ड्यूटी से बड़ी कटौती। तो कृषि के भविष्य को देखते हुए इन बिंदुओं पर चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन पार्टी के जो अंधभक्त हैं, जिन्हें मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तथाकथित मॉनिटर नहीं कहा था, ऐसे लोग कुतर्क गढ़ेंगे, आकर अपने आप को सिद्ध करेंगे और हर हालत में सरकार का समर्थन करेंगे और कुछ इस प्रकार से तर्क देंगे कि भारत में ऑडिबल ऑयल का हम आयात करते हैं, पाम ऑयल आता है, शरीर के लिए नुकसान करता है, उसकी आपूर्ति को काउंटर करने के लिए अमेरिका से हम सोयाबीन का ऑयल मंगाएंगे। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से खड़े होकर कहा था कि मोटापा बढ़ रहा है, उसका एक कारण है ज्यादा तेल खाना। हमारे देश के हर परिवार को चिंता करनी चाहिए। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है कि जब खाने का तेल घर में आएगा 10% कम ही आएगा। तो अगर तेल कम खाएंगे हम तो एक तो हम स्वस्थ रहेंगे, ऊपर से तेल खरीदने में हम जो पैसा खर्च करते हैं वो बचेगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, इस प्रकार की बातें की जाएंगी।
वो यही बात वो मक्का से निकलने वाले एथेनॉल स्प्रिट को लेकर करेंगे कि केवल अगर हम स्प्रिट मंगाएंगे तो जो हमारा पेट्रोल पर 20% एथेनॉल मिलाने का सपना है वो आसानी से पूरा हो पाएगा, तो पेट्रोल हमें सस्ती मिलेगी, इस प्रकार का चूरन बेचेंगे। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन व्यवहारिक कितना है? क्योंकि एथेनॉल वाला पेट्रोल तो बहुत समय से मिल रहा है। क्या हमें पेट्रोल सस्ता मिला? ज़मीन पर उतरना बहुत ज़रूरी है। तो भविष्य में इसके फ़ायदे होंगे, कहा नहीं जा सकता, लेकिन नुकसान की गारंटी मैं दे सकता हूँ। वो कैसे, समझो। पहला तो सोयाबीन ऑयल फैक्ट्रियां जो भारत में बना रही हैं उनको नुकसान होगा। हाँ, उनको फ़ायदा तब हो सकता है जब सरकार उन पर जीएसटी 0% कर दे, क्योंकि आने वाले ऑयल पर टैरिफ 0% होगा और उनका ऑयल हमसे सस्ता होगा, क्योंकि वहाँ पे मास प्रोडक्शन करते हैं और वहाँ की जनसंख्या किसानों की कम है और उनकी जीडीपी बड़ी है, तो वो अपने किसानों को भयंकर तरीके से सब्सिडी देते हैं, तो वो अपना सामान सस्ता बेच सकते हैं, तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी सस्ता होगा। भारत में आकर हमारा जो सोया ऑयल की फैक्ट्रियाँ उसको काउंटर नहीं कर पाएंगी, धराशायी हो जाएंगी। दूसरा इम्पैक्ट उन फैक्ट्रियों के लिए पड़ेगा जो पोल्ट्री फार्म के लिए सोयाबीन के डीओसी से या राइस के डीडीजीएस से उनके लिए भोजन बनाते हैं। सोचो, अमेरिका का जो मक्का आ रहा है डीडीजीएस के रूप में, जैसे हम चारा कह रहे हैं, अगर वो सस्ता होगा तो फिर डीओसी या राइस का डीडीजीएस कौन खरीदेगा? तो उन फैक्ट्रियों की क्या हालत होगी? क्या सरकार उनको कोई हेल्प करने वाली है? जवाब है नहीं। तो हालत वर्तमान में कैसी होगी? खत्म हो जाएगी। और ये सरकार वैसे भी औद्योगिकरण पर बहुत ध्यान नहीं दे रही है। स्टार्टअप के नाम पर केवल मजाक चल रहा है, मेक इन इंडिया के नाम पर केवल मजाक चल रहा है, स्किल इंडिया में पूरी तरह घोटाला हो रहा है, कागजों में सब कुछ है। इस प्रकार की डील अगर ऐसे हवा में होगी और हमारे यहाँ लोगों को संरक्षित नहीं किया जाएगा तो नुकसान तो होगा, अभी नहीं तो भविष्य में होना ही है। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका ने अन्य देशों को मक्का का डीडीजीएस लगभग 12 मिलियन टन बेचा है और $3 बिलियन उससे पैसे कमाए हैं। तो निश्चित रूप से भारत के साथ जब यह डील होगी और वह निर्यात करेगा भारत में, तो जो भारत में डीओसी है सोयाबीन का या राइस का डीडीजीएस है, उसकी सप्लाई चेन इम्पैक्ट करेगी और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित होंगे, फिर वो चाहे किसान हो या छोटे उद्योगपति हो जिन्हें हम एमएसएमई के रूप में जानते हैं। वो भारत में बड़े उद्योगों की अपेक्षा एमएसएमई 8 गुना ज़्यादा रोजगार देते हैं। तो इस प्रकार से अगर भविष्य देखा जाए तो सीधे तौर पर भारत के रोजगार पर हमला है। तो यूएस ट्रेड डील से कृषि क्षेत्र को नुकसान या फ़ायदा, अगर मैं इसको एक लाइन में आपको बताना चाहूँ तो ये है कि जो क्षेत्र संरक्षित हैं उनको अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान होगा, जैसे एमएसपी को लेकर, और जो क्षेत्र खुले हुए हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से नुकसान होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये प्रश्न जरूर चिंताजनक है और इसको लेकर भारत सरकार भी चिंतित थी, इसलिए उसने अमेरिका के ऊपर दबाव डाला। अमेरिका सरकार दबाव में आई, रिवाइज्ड फ्रेमवर्क बनाया, भाषा में बदलाव किया, कमिट टू की जगह इंटेंट टू शब्द का प्रयोग किया, जो ये बताता है कि अब भारत सरकार अमेरिका के साथ अगले 5 वर्षों में $500 बिलियन का व्यापार करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इंटेंशन दिखाना पड़ेगा। पर प्रश्न अभी वहीं का वहीं, इंटेंशन दिखाने के लिए भी तो भारत की क्षमता होनी चाहिए। पूरे दुनिया के साथ $720 बिलियन का हम व्यापार करते हैं, अकेले अमेरिका के साथ हर साल $100 बिलियन का व्यापार करना है, जो कि अपने आप में असंभव दिख रहा है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। आंकड़ों में अगर हेर फेर किया जाए तो ये व्यापार हो सकता है। संभावना इस प्रकार से है कि जो सिविल एविएशन है, आप देख रहे हो प्राइवेट हवाई जहाज निरंतर रिटायर हो रहे हैं, वो जो रिटायर नहीं हो रहे हैं वो हवा में नीचे उतरते हुए क्रैश हो रहे हैं। तो नए बेड़े की आवश्यकता है, तो सभी हवाई जहाज कंपनियों ने नए नए जहाज़ों के ऑर्डर दिए हैं। किसको देंगे? अमेरिका को, बोइंग को। अब वो ऑर्डर है वो समय के साथ आएगा, 3 से 5 साल का समय लगेगा। तो ऑर्डर देते समय केवल डाउन पेमेंट देना होता है, बाकी रकम तो डिलीवरी के समय देना है, और ये रकम लगभग $150 बिलियन के आसपास हो सकती है, संभावना है। तो आंकड़ों में हेरफेर करके ये संभावना जताई जा रही है कि जो $500 बिलियन की डील का इंटेंट दिखाना है 5 सालों में, उसमें ये सिविल एविएशन का भी अमाउंट शामिल है। अब है कि नहीं वो तो भविष्य की बात है, लेकिन अगर इसके नेगेटिव पॉइंट को देखें, चूँकि मोदी जी या ट्रंप दोनों को देखें तो बिन पैदनी के लोटे जैसे नेता हैं, अपने हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी का भी कार्यकाल कम बचा हुआ है, ट्रंप का भी कार्यकाल कम बचा हुआ है। इनके जाने के बाद भविष्य में क्या होगा, बदलाव होगा कि नहीं होगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है। पर सोचो, अगर ये $1 बिलियन की डील करनी ही है तो कहीं डेयरी सेक्टर न खोल दें। अगर खोलते हैं तो फिर चिंता का विषय है, और इस प्रकार के फ्रेमवर्क में बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि ट्रंप अपने आप में सनकी है और मोदी है तो मुमकिन है। तभी तो अमूल के दूध में वो बैक्टीरिया पाया गया जो पोर्टियम पाया जाता है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। मोदी है तो मुमकिन है। और ये बैक्टीरिया अभी क्यों पाया गया? जब अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई। और ये ट्रेड डील अभी क्यों हुई? जब सभी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया। समझ में आ रहा है कुछ? एप्स्टीन फाइल में नाम आया इसलिए ट्रेड डील हो गई। उसमें लिखा है फ्रेमवर्क में कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन क्या हो अगर हमको ये बताया जाए कि हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स बेकार हैं, और हम सुनते हैं दूध पनीर मिलावटी आ रहे हैं, फसाई कहाँ है? सो रहा है। और जिस पर हमें भरोसा था, यानी अमूल का दूध, उसमें पोट्टी वाला बैक्टीरिया पाया जा रहा है, और ट्रेड डील के बाद ही इस विश्वसनीय ब्रांड में ये बैक्टीरिया क्यों निकला? तो जवाब है, निकाला गया जिससे हम लोगों के दिमाग में डाला जाए कि भारत के डेयरी प्रोडक्ट पूरी तरह से खराब है, जैसे कोकोनट ऑयल को लेकर डाला गया था।
तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? बाहर पर निर्भर रहना पड़ेगा। बाहर किस पर निर्भर है हम? अमेरिका पर फ्रेमवर्क में लिखा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ आयात निर्यात नहीं होगा। अरे फ्रेमवर्क बदलो भैया, अच्छा दूध और घी चाहिए तो अमेरिका का प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी शुद्धता हमसे ज़्यादा है। और हमारी संस्थाएं, सरकार क्या कर रही हैं? जानबूझकर गड़बड़ कर रही हैं, जिससे इस प्रकार का ट्रेड डील किया जा सके। अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कुआं में गिरो जाकर। इस सवाल का जवाब अमेरिका के नज़रिए से देखते हैं तो उत्तर मिलेगा कि अमेरिका भारत में बहुत बड़ा बाजार ढूंढ रहा है, तो उसने ये रिवाइज्ड फ्रेमवर्क जारी कर दिया। आप देखो ना, वो बांग्लादेश के मार्टिन आइलैंड पर कब्जा करने के लिए बांग्लादेश को डील दे रहा है भारत से अच्छी। इसका मतलब उसकी नज़र साउथ और साउथ ईस्ट एशिया पर है। और अगर इसको भारत के नज़रिए से देखें तो स्पष्ट है कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि हम कहने को विश्वगुरु हैं, कहने को हम आत्मनिर्भर हैं, कहने को स्वदेशी अपना के नारे दिए हमने, पर हमारे पास एक्चुअली कुछ है नहीं है। हम जो लड़ाकू विमान बना रहे हैं उसका जो इंजन है वो भी हम विदेश से मंगा रहे हैं, हम तेल भी विदेश से मंगा रहे हैं, मैक्सिमम सामान हम आयात कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें हम बना नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी मजबूरी है, अमेरिका नहीं तो कोई और सही, लेकिन करना तो पड़ेगा ही ना, तो कर रहे हैं। इस सवाल के दो उत्तर होंगे, पहला है वास्तविकता वाला, दूसरा है चाटुकारिता वाला। बात अगर वास्तविकता करूं थोड़ा चुभेगा। वास्तविकता ये है कि एप्स्टीन फाइल के चलते ये डील रातों रात साइन हुई है, नहीं तो सालों से अटकी हुई थी कृषि का हवाला देते हुए। ऐसा क्या हुआ कि रातों रात डील साइन हो गई? और अगर करनी थी तो पहले क्यों नहीं की? कोई विशेष बदलाव तो हुआ नहीं। सीधी सी बात है कि एप्स्टीन फाइल में नेताओं के नाम आ गए हैं, बिजनेसमैन के नाम आ गए हैं। और यह देश कौन चलाता है? नेता और बिजनेसमैन, क्योंकि नेता बिजनेसमैन को धंधा देता है और बिजनेसमैन नेताओं को चंदा देता है। अब उन्हीं लोगों के नाम अगर एप्स्टीन फाइल में आ गए हैं, सब कुछ तबाह हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आत्मसम्मान गिरवी रखो, बाढ़ में जाए संप्रभुता, तुम जो बोल रहे हो हम मान लेंगे। एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो, तो मान लिया। और दूसरा उत्तर है चाटुकारिता वाला, उसमें दिल नहीं चुभेगा। उसमें तो बस ये कहेंगे कि अकेला कौन सा ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, पूरी दुनिया पे लगाया, ऐसे ऐसे आइलैंड पे लगाया जहाँ लोग नहीं रहते हैं। और फिर देखो उसने कम करना शुरू किया, पहले उसने 50% से 25% कम किया, यह कहते हुए कि अगर तुम रूस से तेल नहीं खरीदते हो तो 25% तुम्हारा माफ़ कर दिया, लेकिन अगर रूस से तेल खरीदते हो तो दोबारा 25% लगा दूंगा। अब बचा 25%, तो मोदी जी ने ट्रंप को धमका के 7% कम करवा लिया और लोगों ने माला पहना दी। अब 18% हम दे रहे हैं। अब 18% ज़्यादा थोड़ा ना, तुलना करके देख लो, चीन है, वियतनाम, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया, कोई 20% दे रहा है, कोई 19% दे रहा है, हम तो केवल 18% दे रहे हैं। ये है चाटुकारिता का लेवल। पर चाटुकार ये नहीं बताएंगे, कंपेयर अगर करना है तो इन देशों से भी कर लो, यूके, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, टर्की, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी उससे 15% ले रहा है भाई। तो क्या हम अफगानिस्तान से भी गिरे हुए हैं? लेकिन चाटुकारिता करने वाले ये नहीं दिखाएंगे। चाटुकारिता करने वाले ये नहीं दिखाएंगे जिन देशों ने लगाया है वो उनके निर्यात पर भी लगा रहे हैं, जबकि भारत अमेरिका का निर्यात करने पर 0% लगा रहा है। ये है चाटुकारिता का लेवल, ये रियलिटी है। प्रश्न इस बात को लेकर है कि अगर उसने 18% लगाया है तो तुम 0% काहे लगा रहे हो? देश का विकास करना है या एप्स्टीन से नाम हटवाना है? इस प्रश्न का सीधा उत्तर ये है कि भारतीय होने के नाते हमें अपनी स्वीकार्यता का लेवल बढ़ाना होगा और वास्तविकता हमें स्वीकार करनी होगी, उससे भागना नहीं है। वो कह रहा है, कोई भी फेकू मन से खड़े होकर आकर कह देता है कि हम विश्वगुरु हैं, हम मान लेते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ते, हम वास्तविक स्थिति नहीं देखते। फेकू आकर मन से कहता है कि हमारा डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, हम मान लेते हैं। हकीकत क्या है? हमारे बगल में बांग्लादेश है, अमेरिका ने उसको टेक्सटाइल में रिलीफ दे दिया और हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल कंपनी है, फैक्ट्री है, उनके शेयर रातों रात गिर गए। और हमने इसी ट्रंप के स्वागत के लिए यज्ञ करवाए थे, पता नहीं क्या क्या बुलवाया, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, पता नहीं नमस्ते ट्रंप, क्या क्या करा के अरबों खरबों पैसा खर्च कर दिया और उसने पड़ोसी बांग्लादेश को वरीयता दी। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक इंडिया का मैप सार्वजनिक किया था जिसमें पीओके और अक्साई चीन भारत में दिखाया गया था। कुछ समय के बाद ये मैप गायब कर दिया गया, मतलब उसने पाकिस्तान को वरीयता दे दी। तो वो बांग्लादेश के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, सिर्फ हमारे साथ नहीं खड़ा है क्योंकि हम झूठ में जी रहे थे। तो वास्तविकता अगर हम पहचानना शुरू कर दें और समझना शुरू कर दें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और हमें ये समझना है कि हमें जातियों में नहीं बंटना है, धर्म में नहीं बंटना है, किसी पार्टी की विचारधारा में नहीं बंटना है। अगर इस देश को सच में चाइना और अमेरिका जैसा विकसित बनाना है तो हमें एक साथ खड़े होना है और वास्तविकता स्वीकार करनी है। और वास्तविकता यही है कि चंद घटिया नेताओं की वजह से, झूठे मतलबी राजनेताओं के चक्कर में आज हमारी भारत माता का सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झुक गया।
ट्रंप ने, जिसका हमने स्वागत किया, दोस्त माना, उसने सामूहिक बेइज्जती की है हमारी, और इस बेइज्जती को हम स्वीकार करते हैं। पर इसका जवाब हम उसको इस प्रकार से नहीं देंगे कि गो बैक, ट्रंप मुर्दाबाद, उसके पुतले जला दिए। इससे कुछ नहीं होगा। हमें वो रिफॉर्म करने होंगे जो विकसित देशों ने किए हैं, और वो रिफॉर्म ये है कि अब हमें अपने नेताओं की उन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है जो मन से बोलते हैं। हम उन बातों पर यकीन करेंगे जो आंकड़ों में आते हैं और सरकारी दस्तावेजों में लिखे हुए होते हैं। अब हम खुद से पढ़ेंगे, दूसरों की बातों को सोचकर समझकर अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे, पूर्वाधारणा नहीं बनाएंगे। हम उस देश में रहते हैं कि थंबनेल देख के हमारी मानसिकता बदल जाती है। हमने कुछ बोल दिया, तुमने हमारी बात सही मान ली, उसने बोल दिया, तुमने उसकी सही बात मान ली। तुम खुद कुछ नहीं पढ़ रहे हो ना, इसीलिए कोई कुछ बोल लेता है, हम मान लेते हैं। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो ग्रेजुएट हैं, जो कुतर्क कर रहे होते हैं, सबसे पहले इनको जुतिया के भगाओ। और हम वास्तविकता है कि ठीक है, हमारी बेइज्जती हो गई, हमने स्वीकार किया, पर हम एक साथ खड़े हुए हैं। हम खड़े हैं मोदी जी के साथ, पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है मोदी जी के साथ। पर दुर्भाग्य की संसद में एकता दिखती ही नहीं है, आपस में लड़ते रहते, और वही वो चाहता है इनको लड़ाकर इस प्रकार का उन्माद फैलाए, और फैल रहा है। यह देश टुकड़ों में बटा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ जाति लड़ रही है, यहाँ धर्म लड़ रहा है, वहाँ राजनेता लड़ रहे हैं, वहाँ नेता लड़ रहे हैं। बाहर जाकर हम कुछ है ही नहीं, और बाहर हम स्ट्रगल कर रहे हैं। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही हमारी। झूठा भ्रम है कि हम ये हैं, हम वो हैं, फलाने ठिकाने। अरे कुछ नहीं हो, हमें खुद पर मेहनत करनी होगी। पार्टी को मजबूत बनाना, राजनेता को मजबूत बनाना, देश को मजबूत बनाना नहीं है, हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, एक साथ खड़ा होना होगा, और हमें अब उच्च स्तर पर काम करना होगा। अब हमें स्किल की ओर जाना। ये नेता बेच डालेंगे हमारे देश को, बेच रहे हैं, बिच गया ये मामला।